हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद उसामा और मैं आज आपको यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 बताऊंगा। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मैं कुछ थोड़ा रिकैप कर लूंगा और फिर मैं एसआई यूनिट का प्रीफिक्स बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिक्स में ऐसे भी क्वांटिटी एग्जिस्ट करते हैं जिसका यूनिट तो होता है बट उसका डायमेंशन नहीं होता है, तो ये भी आप लोग सीखेंगे। और फिर मैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बताऊंगा। बेसिकली 3 एप्लीकेशन है वो मैं बताऊंगा, है ना। 3 एप्लीकेशन मैं बताऊंगा। इसमें जो पहला नंबर एप्लीकेशन जो होगा ना, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कोई भी इक्वेशन है ना वो सही है कि गलत है। आप बता पाओगे, फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, अगर आपसे कोई पूछा कि यार आप बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है कि गलत है, तो आप ना बता पाओगे यार ये गलत है ये सही है, डायमेंशन की मदद से आप बता पाओगे। दूसरा क्या है कि आप ना यूनिट कन्वर्जन सीखोगे, मतलब आप एक यूनिट ऑफ सिस्टम से दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में जा सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि यार आप ना न्यूटन को ना आप मतलब एसआई यूनिट से आप सीजीएस यूनिट में जाओ, तो आप यूनिट कन्वर्जन भी सीख जाएंगे। ठीक है, तीसरा जो है वो है कि आप ना रिलेशन डिराइव कर पाएंगे बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब अगर इसको दूसरे तरीके से बोले तो आप ना एक तरीके से ना फिजिक्स में ना बहुत सारे फॉर्मूला खुद से डिराइव कर पाओगे। आप अभी पढ़े भी नहीं हो, है ना, वो कहीं आगे आएगा, बट आप ना यहाँ पे डिराइव कर पाओगे। बट गिवन की कुछ कंडीशंस उस क्वेश्चन में दी हुई रहेगी और आप ना फॉर्मूला खुद से डिराइव कर पाओगे, तो ये आप सीखोगे। तो ठीक है, हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अगर पूछूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी क्या होता है ना, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी कैसे निकालोगे। सबसे पहले डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला किससे आएगा, एम और वी से आएगा, है ना। तो एम को क्या लिखोगे, कैपिटल एम, इसका डायमेंशन, और वी का क्या होगा, एल क्यूब। वी क्या है, लेंथ का क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, एम अपॉन ये एल ऊपर जाएगा और इस तरीके से। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा ना डेंसिटी का, वो ये हो जाएगा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, अब देखो ये जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है द डायमेंशंस ऑफ जिस भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, है ना। मतलब इसके अंदर में हम डायमेंशंस की बात करेंगे। इसमें मैं अगर टी भी लिख दूं तो यहाँ पे एम एल का पावर -3 है ना, यहाँ पे टी का पावर 0 होगा, क्योंकि टी का कोई डायमेंशन नहीं है इसमें डेंसिटी में। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी बताता है कि यार हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का। और एक चीज और आप ना ये ध्यान में रखना कि इसे इस तरीके से लिखते हैं कि अगर मैं बोलूं कि मास में कितना डायमेंशन है डेंसिटी का, तो इसे ऐसे लिखेंगे, द डेंसिटी हैज 1 डायमेंशन। डेंसिटी का एक डायमेंशन है किसमें, मास में, और -3 डायमेंशन है किसमें, लेंथ में। देख लो इसमें एक है ना, पावर 1 है, -3 है, एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। 0 किसमें है, टाइम में है। देखो यहाँ पे मैंने 3 ही दिखाए हैं, एम एल टी बेसिकली ना मैकेनिक्स में ज्यादा यूज होते हैं, बट और जो मैंने बताया था ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी ना मैंने, तो इसमें जो 4 और आए ना, और 4 जो और आएंगे उसका भी क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा उसका, डायमेंशन इन ऑल अदर बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज ही होता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ही है। ठीक है, फंडामेंटल। तो R0 मतलब और भी रिमेनिंग जो 4 है उसके भी 0 ही होंगे, बट वहां पे यहाँ पे दिख नहीं रहे और उसको दिखाने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, डायमेंशनलेस इक्वेशन क्या होता है, ये कुछ नहीं, यही चीज है ये। अगर मैं बोलूं फॉर्मूला डेंसिटी का क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये है। ठीक है, ये किसका है, डेंसिटी का। तो मैं अगर इसे इस तरीके से लिखूंगा ना, तो डायमेंशनल इक्वेशन हो गया किसका, डेंसिटी का। तो बेसिकली ये भी डायमेंशनल इक्वेशन ही मैं लिखा था, ये फॉर्मूला था, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये डायमेंशनल इक्वेशन ही हो गया, ये डायमेंशनल इक्वेशन है। ठीक है, आप लिखते थे ना इक्वेशन, मतलब एक आता था ना, जैसे आप लिखते थे y इज इक्वल टू mx, तो एक इक्वेशन होता था ना ये, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। ठीक है ना, तो ये चीज था। अब मैं आपको प्रीफिक्स बताता हूं। देखो प्रीफिक्स क्या होता है, एसआई प्रीफिक्स।
एसआई मतलब क्या हो रहा है, एसआई यहाँ ना, एसआई का मतलब है ना, आई मतलब इंटरनेशनल है और एस मतलब इस तरीके से है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है वैसे तो ये, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, आई एस उल्टा लिखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, अब यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट लिखेंगे ना, तो एसआई ये है। प्रीफिक्स क्या है ये मैं बताता हूं। देखो आप ना किसी एक को उठा लो, आप ना इसको उठा लो, ये वाली चीज को, ठीक है, क्या है मैं बता रहा हूं, देखो आप ना ऐसे लिख सकते हो क्या, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है ना, होता है, ठीक है। बट ये एग्जांपल तो यहां पे है, आप इसको ले लो, है ना, ये ले लो, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, के क्या है, किलो है, और एम क्या है, मीटर है, ठीक है, और इधर एम क्या है, ये भी मीटर है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो ना, 1 मीटर, मीटर आप काट दो, दोनों साइड में कट जाएंगे, तो 1 किलो इक्वल्स, और ये कितना है, 12330 है ना, तो 10⁻3, तो यही चीज लिखा हुआ है कि 1 किलो, यहाँ एक होगा समझ लो, है ना, किलो, ये 10⁻3, पावर ऑफ 10 में कितना है, 3 है ना, और इसका सिंबल क्या है, के है। तो ये चीज दिखा रहा था। आप ना अदर क्वांटिटीज को आप इसी तरीके से आप इसका भी कर लेना, ठीक है। तो ये बेसिकली ना ये बताता है कि यार अगर ये ना एसआई यूनिट में है ना, ये एसआई यूनिट में, ठीक है, 10⁻⁻9 होगा तो नैनो होगा, 10⁻⁻6 होगा तो माइक्रो होगा, -3 होगा तो मिली होगा, सेंटी में -2 होगा, ठीक है, डेसी में -1 होगा। तो ये सब काम का चीज है आपका, ठीक है। आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप मिली और मीटर, जैसे आप मैं बता रहा हूं, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 क्या होता है, मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब इसे आप क्या लिख सकते हो, ये क्या है, 1 मीटर, ये वाला एम क्या है, मीटर है, और इसमें एक एम क्या है, मिली है, दूसरा एम क्या है, मीटर है, ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे आप इसको, अब देखो ये एम से कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू 10⁻3 मिली, है ना, और ये 10 का पावर इधर जाएगा नीचे ऐसे इस तरीके से, तो ये 10⁻³ 1 मिली हो जाएगा, ठीक है। तो वही 1 मिली है ना, 1 मिली में 10⁻³ पावर में -3 जा रहा है, ये चीज बता रहा है ये। तो आप सभी को उसी तरीके से लिख सकते हो, यही है प्रीफिक्स है। तो ये काम का चीज होता है, आप इसे दिमाग में रखना, ये सब है ना, ये बाय प्रैक्टिस वैसे आ जाएगा, आप इसे ध्यान में रखना, ठीक है, ये काम का चीज है। अब देखो मैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी बताता हूं कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होता है। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि वेलोसिटी हो रहा था, फोर्स हो रहा था, है ना, एनर्जी हो रहा था, इसके कुछ डायमेंशंस आ रहे थे, ठीक है ना, ml(t-2) ये फोर्स का था, इसका मतलब सब में पावर ml(t) सबका पावर 0 नहीं था। बट डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो होता है उसका ना m का पावर 0 होगा, l का भी 0 होगा, t का भी 0 होगा, और रिमेनिंग 4 का तो 0 है ही है, ठीक है। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। ये है क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब असल में होता है ना, ये चीज है बेसिकली, ये चीज रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे होगा, आप क्या करो, एक आप देखो सबसे पहले एग्जांपल लो इसका, थीटा का। मैंने बताया था थीटा जो होता है वो s/r होता है ना, थीटा s/r, ये s क्या है, आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ है, और ये r क्या है, रेडियस है। तो बेसिकली रेडियस भी लेंथ ही है ना, ये भी लेंथ है। तो थीटा जो है रेशियो ऑफ क्या है, थीटा जो है ये रेशियो ऑफ लेंथ है,
ये रेशियो ऑफ लेंथ है। अब देखो यहाँ एल आएगा, यहाँ भी नीचे भी एल आएगा, तो एल एल कट जाएगा, तो थीटा का कोई डायमेंशन आएगा? नहीं आएगा, कट जाएगा ना, तो इसलिए थीटा डायमेंशनलेस है। अब देखो स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन आप पढ़ोगे आगे कि यार स्ट्रेन, स्ट्रेन जो होता है ना वो सिंबल इस तरीके से दिलाता है स्ट्रेन का, ये स्ट्रेन है, ठीक है, और ये डेल्टा एल अपॉन एल नोट होता है। अब ये डेल्टा एल अपॉन एल नोट क्या है मैं बता रहा हूं, देखो डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो ये भी क्या है? रेशियो ऑफ लेंथ ही है। यहाँ फाइनल लेंथ 5 मीटर होगा, इनिशियल लेंथ 3 मीटर होगा, डिफरेंस 2 मीटर आएगा, और इनिशियल लेंथ ये एल नोट ही है ना, ये तो मतलब ये ही एल इनिशियल ही है, ठीक है, और 5 3 2 मीटर आया, और यहाँ पे 3 है ना, तो 2/3। अब मीटर इधर भी था, इधर भी मीटर था, मीटर मीटर कट गया, तो 2/3 एक प्योर नंबर आ गया, ये है ना, एक प्योर नंबर आ गया, ठीक है। तो रेशियो फिजिकल क्वांटिटीज जो है ना वो एक प्योर नंबर ही दे देगा, ठीक है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो स्ट्रेन भी उसी तरीके का चीज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ोगे आगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो रेशियो ऑफ वेलोसिटीज होता है, रेशियो वेलोसिटी होता है ना। तो वेलोसिटी का डायमेंशन ऊपर में है, नीचे भी वेलोसिटी का डायमेंशन है, तो कट जाएगा, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। प्योर नंबर मैंने बता दिया, कोई भी नंबर, प्योर नंबर कुछ भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में हो सकता है, वो 2 पाई हो सकता है ना, वो 3 हो सकता है, ये प्योर नंबर है। प्योर नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो एक्सपोनेंट्स जो होंगे ना, एक्सपोनेंट्स वो क्या होंगे? वो हमेशा डायमेंशनलेस होंगे। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का केस बता रहा हूं, e का पावर 2, ये क्या है? 2 डायमेंशनलेस है। तो जब भी एक्सपोनेंट का केस आएगा ना, एक्सपोनेंट्स हमेशा डायमेंशनलेस ही होंगे, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताता हूं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये क्यों ये हो रहे हैं, डायमेंशनलेस हो रहे हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते होगे, साइन थीटा p बाय एच, कॉस थीटा b बाय एच, इस तरीके से कॉस थीटा b बाय एच। ये क्या है? p और h क्या है? लेंथ है, लेंथ का रेशियो है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कट जाएगा डायमेंशन, इसलिए डायमेंशनलेस होते हैं। साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। उसी तरीके से लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होते हैं? ये डायमेंशनलेस होते हैं। और इसमें एक चीज और लिखा हुआ है, एंड दियर आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट क्या है? बेसिकली आर्ग्यूमेंट मतलब है ना एक तरीके से थीटा है, मतलब साइन के अंदर क्या जा रहा है, ये है आर्ग्यूमेंट। क्या है? आर्ग्यूमेंट, है ना। एक्सपोनेंशियल, ई के अंदर में यहां पे क्या जा रहा है, पावर में, एक्सपोनेंट, है ना, ये इसका आर्ग्यूमेंट है। लॉग, लॉग के अंदर यहां पे क्या जा रहा है, वो इसका आर्ग्यूमेंट है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स ना ये क्या होंगे? ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होंगे, क्योंकि आपने थीटा का केस देख लिया, है ना। उसी तरीके से सबका ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी आता है, आर्ग्यूमेंट भी। तो मैंने सारे को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं चलता हूं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 2 इज डायमेंशनलेस, मतलब ये बोलना ये चाह रहा है स्क्वायर ऑफ 2, 2 का स्क्वायर करो, बताओ ये डायमेंशनलेस है, ये ओवरऑल क्वांटिटी ये डायमेंशनलेस है या नहीं है। तो देखो ना, 2 का स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, एक प्योर नंबर मिल गया। क्या मिल गया? प्योर नंबर। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, ये डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना। तो स्क्वायर ऑफ 2 इज डायमेंशनलेस, ये ट्रू है, टी फॉर ट्रू। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इज डायमेंशनलेस। अब देखो इसको करते हैं, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, v क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी v, है ना। अब v का क्या कर रहे हो आप? v का स्क्वायर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? स्क्वायर, ठीक है। तो v क्या होता है? v का डायमेंशन कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी का डायमेंशन l t माइनस 1, है ना, इसका स्क्वायर हो रहा है। तो देखो यहां पे क्या आ गया, एल
स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, और t -2 आ जाएगा। तो इसका डायमेंशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में, है ना, यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन क्या है पता है? लेंथ का डायमेंशन 2 है, टाइम का -2 है, तो ये डायमेंशनलेस नहीं हुआ, है ना। तो आप ध्यान में रखना कि हमेशा जो है ना, ऊपर का चीज ऐसा नहीं है कि डायमेंशनलेस ही हो जाता है ना। तो ये डायमेंशन इसका है, तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इज डायमेंशनलेस, ये गलत बात है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका डायमेंशन आ रहा है। थर्ड देखते हैं, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मस्ट बी यूनिटलेस। क्या ये बात सही है? मस्ट बी यूनिटलेस, ऐसा बात सही है? नहीं, ये ना, अब देखो मैं इसे समझाता हूं। थीटा का एग्जांपल लेता हूं, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। तो थीटा क्या था? थीटा जो था ये डायमेंशनलेस था, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज है ना, लेंथ अपॉन लेंथ। बट थीटा जो है ना, थीटा रेडियन में नापा जाता है ना, थीटा रेडियन में नापा जाता है, तो ये इसका यूनिट हो गया। तो थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होने के बावजूद इसका यूनिट एग्जिस्ट करता है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी मस्ट बी यूनिटलेस, ये बात बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी मस्ट बी यूनिटलेस, मतलब जरूरी है कि वो यूनिटलेस होगा, ये गलत हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आप इसे देख लेना अच्छे से। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। क्वेश्चन 2 आप देखो, y बराबर साइन ax है, तो आपसे पूछा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ a बताना है इफ डायमेंशन ऑफ x इज l। बता दिया है कि x जो है ना वो लेंथ है, तो आपको बताना है a का क्या डायमेंशन होगा, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हो ना कि ax जो होगा, ax क्या होगा बताओ? m l t। क्यों? क्योंकि ये क्या है? साइन थीटा के टाइप का चीज है, ये आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट डायमेंशनलेस होता है, तो ax को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। आ रही बात समझ में? तो इसका हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ax का डायमेंशन कुछ नहीं होगा, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब क्या है कि इसको अलग अलग लिखो, डायमेंशन ऑफ a निकालना है, x का क्या दिया हुआ है? l दिया हुआ है, और ये सेम चीज उधर है सब कुछ, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा, यहां से l नीचे जाएगा, है ना, यहाँ पे नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से ml0, इस तरीके से। तो हम इसको फाइनली लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ a बराबर, ये l ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे m0 l का पावर -1 t0। तो मैंने इस तरीके से बता दिया कि डायमेंशन ऑफ a होगा। आप वैसा डायरेक्ट भी देख सकते थे, देखो x का क्या है, l का पावर 1 है, तो a का क्या होगा, l का पावर -1 होगा, सिंपल। क्योंकि यार 1 और -1 कट के 0 देना है ना, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं होना है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब क्या करो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, y बराबर e का पावर bt, है ना, ये पावर में है bt, ये भी bt क्या है, आर्ग्यूमेंट है, ऐसा सोच लो, ये एक्सपोनेंट है, ये डायमेंशनलेस होगा, तो हम लिख सकते हैं ना कि bt क्या होगा, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। सेम फैशन में आप करोगे, सेम फैशन एकदम बिल्कुल, तो आपको दिख जाएगा कि डायमेंशन ऑफ क्या निकालना है आपको, b निकालना है ना, तो डायमेंशन ऑफ b जो होगा वो आ जाएगा आपका t इनवर्स, ठीक है। यहां से डायरेक्ट देख लो ना, ये t का क्या आएगा, कैपिटल T आएगा, तो b का क्या होना पड़ेगा, t का पावर -1 होना पड़ेगा, इस तब तो कट के 0 होगा, तब तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगा। आप ऐसे देख लेना, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये अप्रोच मैंने बता दिया, काम आएगा आपको आगे, ठीक है। अब मैं चलता हूं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे। तो देखो इस पे क्या है, हम लोग ना एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू स्टार्टिंग में दे दिया था क्या पढ़ने वाले। देखो एक जो प्रिंसिपल है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये क्या बोलता है
ये बोल रहा है कि ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। मतलब हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही सब्सट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल आप इस तरीके से देख लो, अगर मैं बोलूं 2 kg प्लस 5 kg, आप क्या बोलोगे आंसर? 7 kg बोलोगे। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते 2 kg प्लस 7 लीटर। मैं अगर आपसे पूछूं 2 kg प्लस 7 लीटर क्या होगा, आप बोलोगे बता ही नहीं पाऊंगा। क्यों? ये वॉल्यूम है, ये मास है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड, है ना। उस तरीके से माइनस भी नहीं हो सकते, राइट। तो ये है प्रिंसिपल फॉर्मुलेटी, सिंपल अंडरस्टैंडिंग पे है कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर इफ x बराबर a प्लस बी है ना, या x बराबर a माइनस बी है, तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ x बराबर डायमेंशन ऑफ a बराबर डायमेंशन ऑफ b होगा। मतलब ये हम ये बोल सकते हैं कि यार सिंपली x, a और b सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ही होंगे। a माइनस बी भी होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि x, a और b सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, और सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज होने का मतलब देयर डायमेंशंस मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको आप यहां से देख लो, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा ना, क्लास 9th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v क्या होता है? v क्या है? वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। और at क्या है? अब देखते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो at को भी वेलोसिटी होना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं। देखो वेलोसिटी का क्या होता है? lt माइनस वन। ठीक है, इसका भी lt माइनस वन होगा, u का, है ना, lt माइनस वन। अब at का चेक कर लेते हैं, lt माइनस वन ही आना चाहिए, तब तो हम बोल सकते हैं हाँ at भी सेम फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी का क्वांटिटी है। ठीक है, देखो a क्या होता है? lt माइनस टू। और t का क्या होगा? स्मॉल t का t। तो देखो ना, यहाँ पावर 1 है, ये क्या हो गया फाइनली? ये भी lt माइनस वन आ गया, lt माइनस वन, lt माइनस वन, lt माइनस वन, सबका lt माइनस वन आ गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि at भी वेलोसिटी ही है। ठीक है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। आप उसी तरीके से s का भी कर सकते हो, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो s का क्या होगा? डायमेंशन l होगा। अब देखो ut का क्या होगा? u क्या है? lt माइनस वन, और t क्या है? t। ठीक है, तो t माइनस यहां से कट जाएगा तो l आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये कुछ नहीं बल्कि l ही है। अब हाफ एटी स्क्वायर का देखो, इसका देखो, ठीक है, हाफ एटी स्क्वायर का a क्या है? lt माइनस टू होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या है? टी स्क्वायर। तो t माइनस टू है और t प्लस टू है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? ये l आ गया, तो तीनों का l आ गया डायमेंशन। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जिसमें प्रिंसिपल फॉर्मूलेटी ये कहता है। तो आप ना ये बता पाओगे कि यार ये फॉर्मूला क्या है? अभी सही है ना, ये भी सही है। अगर इसमें कोई दूसरा डायमेंशन आ जाता तो हम बोल सकते थे यार ना लेंथ कैन नॉट बी एडेड, तो ये फॉर्मूला गलत हो जाता। तो आप इसे चेक करके बता सकते हो। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 आप प्रैक्टिस ये बताओ कि यार देखो यह है क्या है? अ फोर्स F इज गिवन बाय AT प्लस BT स्क्वायर। मतलब बोल रहा है कि एक फोर्स है ना, जिसका इक्वेशन है ना इस तरीके से दिया है कि फोर्स डिपेंड कर रहा है T पे, A पे और B पे, इस तरीके से दिया हुआ है। बोला है कि T जो है वो टाइम है ना, तो डायमेंशन ऑफ A और डायमेंशन ऑफ B बताना है आपको। सिंपल निकाल लेंगे। देखो क्या होगा, हम यहां से बोल सकते हैं ना डायमेंशन ऑफ F बराबर डायमेंशन ऑफ AT बोल सकते हैं, बराबर डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर से। अगर ऐसा लिखा गया है समेशन के फॉर्म में, तो जरूरी है कि AT, BT स्क्वायर और F तीनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज होंगे। और तीनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज होने का मतलब तीनों का डायमेंशन बराबर होगा। ठीक है, अब आसानी से हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे। देखो पहले इन दोनों को करेंगे, है ना, इन दोनों को, और फिर F और इसको करेंगे, हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे करते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT माइनस टू होता है। ठीक है, अब देखो इधर से AT है, तो A को ऐसे लिखेंगे, T को बाहर कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से। T क्या है? कैपिटल T आएगा। तो डायमेंशन ऑफ A निकालना, या T नीचे जाएगा। अब जब T नीचे जाएगा
तो टी का पावर नीचे में 1 होगा, बट ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ml इस तरीके से, ठीक है। टी नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा इधर, तो ये -3 हो जाएगा। ये डायमेंशन ऑफ ए आ गया। उसी तरीके से डायमेंशन ऑफ बी निकाल लेना आप। डायमेंशन ऑफ बी कैसे निकालोगे, ml t - 2 शुड बी इक्वल टू b, है ना, t², इस तरीके से। अब क्या करोगे, इसको मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। तो ml t - 2 और फिर ये t नीचे आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी। अब t ऊपर जाएगा और t का पावर -4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, ये -4 आ जाएगा। तो b का डायमेंशन जो है मैं लिख सकता हूं ml, है ना, t का पावर -4, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर आ गया ये। अब क्या करो, आप क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ कि डायमेंशनल करेक्टनेस बताना है इस वे फॉर्म। मान लो आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, आपको आपसे पूछ रहा है कि ये सही है डायमेंशनली कि गलत है, आपको बस बताना है, ठीक है। इसमें क्या किया है कि टाइम है, m क्या है, मास दिया हुआ है, f क्या फोर्स है और x क्या डिस्टेंस है। आपको बस चेक करके बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। देखो मैं क्या करूंगा, t का क्या होगा डायमेंशन, टी का इस तरीके से है, ठीक है। टी का हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये तो एक प्योर नंबर है ना, इसका डायमेंशन लिखने का जरूरत नहीं है, बस हम m, f और x का लिखेंगे। तो रूट के अंदर में इस तरीके से, f का क्या लिखेंगे, m का क्या लिखेंगे, m का मास, और f का क्या होगा, ml t - 2 होगा। और ये इसके नीचे में है, इसके नीचे में ये क्या है, l, तो l l यहां से कट जाएगा, ठीक है, m m कट जाएगा, ये t का पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। और स्क्वायर हटेगा तो ये t ही आ जाएगा, तो ये इक्वल हो गया, है ना। रूट स्क्वायर है ना, तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये t ही हो जाएगा, t इज इक्वल टू t। तो डायमेंशनली ये करेक्ट है, हम ये बोल सकते हैं इतना, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि यूनिट ऑफ कन्वर्जन कैसे करते हैं, है ना, डायमेंशन के मदद से, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे बताता हूं कि आप ना 1 किलोमीटर को है ना 1000 मीटर लिख सकते हो, ऑब्वियस बात लिख सकते हो। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ 3 जीरो थे और 100 में 2 जीरो और आ जाएंगे, तो यहाँ पे 5 जीरो आ जाएंगे और सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इससे ये बोल सकता हूँ ना कि n1u1, n क्या है, ये n1 है, मतलब n1 1 है, और ये क्या है, u, किलोमीटर क्या होता है, यूनिट होता है, क्या होता है, यूनिट। तो n1u1, n2 क्या है इसमें 1000, u2 है ना मीटर, दूसरा यूनिट में आ गया, ये तीसरा यूनिट है, तो n3, इस तरीके से। तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये किसी और के बराबर होगा, एक नंबर मान लो के, है ना, ये किसी और के बराबर होगा, तो ये भी इसके बराबर है, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो ये पहला वाला इसके बराबर होगा, दूसरा वाला इसके बराबर होगा, तीसरा वाला इसके बराबर होगा, है ना। तो हम जनरल लिख सकते हैं कि यार nu जो है ना वो एक कांस्टेंट के बराबर है, मतलब कोई एक जनरल nu है ना, वो इस कांस्टेंट के बराबर है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक बात आप नोट करना कि देखो इसमें क्या है ना, ये किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर उससे छोटा है, सेंटीमीटर उससे छोटा है। देखो आप ना ऐसे जैसे चल रहे हो ना, इधर इधर इधर, तो ना क्या हो रहा है, यूनिट जो है ना छोटा हो रहा है, यूनिट बिकम्स स्मॉलर, बट क्या आ रहा है, ये 1 से 100 1000 हो गया, और 1000 से देख रहे हो ये क्या हो गया, ये 1 लाख हो गया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है, बिकम्स लार्जर, ये बात थी, ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कर लेते हैं, है ना। आपसे बोला गया है कि 1 न्यूटन फोर्स को ना आपको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये न्यूटन है ना, ये एसआई यूनिट है, क्या है, एसआई यूनिट है, और आपको कहाँ जाना है, सीजीएस में जाना है, कहाँ जाना है,
सीजीएस में जाना है, ठीक है। तो एसआई से आपको सीजीएस में जाना है। अब देखो ये जो न्यूटन है ना, ये एसआई यूनिट है, न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट है। और न्यूटन किसका यूनिट है पता है? ये ना न्यूटन ना फोर्स है, फोर्स, न्यूटन जो है ना ये फोर्स का ही यूनिट होता है, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2 होता है। तो मैंने बताया था कि अगर आपको डायमेंशन पता होगा ना तो उससे आप ना यूनिट भी इस तरीके से लिख सकते हो। मतलब इसका क्या होगा केजी, एल का क्या होगा मीटर, और टाइम का क्या होगा सेकंड का स्क्वायर, इस तरीके से। तो यही एक न्यूटन है, ये जो चीज है ना यही न्यूटन है, या एक न्यूटन बोल दे इसको, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसमें अब करता हूं कन्वर्ट। देखो आप लिख सकते हो n1u1 = n2u2, ठीक है, ये आप तो लिख ही सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक येलो ले लेता हूँ। n1u1 = n2u2 लिख सकते हो आप। अब देखो n1 क्या है, n1 तो 1 है, n1 1 है, और u1 क्या है, u1 देखो क्या है, ये है ना यूनिट, एसआई यूनिट, केजी, मीटर, और इस तरीके से, ठीक है। और n2 पता नहीं है। अब देखो u2 क्या होगा सीजीएस में, तो देखो अब डायमेंशन ऑफ फोर्स चाहे आप एसआई में लिखो चाहे सीजीएस में लिखो, है ना, ये डायमेंशनल फॉर्मूला का तो यही फायदा होता है कि हम लोगों को ना यूनिट का बॉर्डर नहीं करना पड़ता है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला में सिर्फ हम डायमेंशन का बात करेंगे, mlt-2, ये फोर्स का है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, m क्या होता है सीजीएस में, m क्या होता है सीजीएस में, ग्राम होता है, क्या होता है ग्राम। l क्या होता है, l होता है सेंटीमीटर में, और टाइम तो सेकंड में ही होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको। तो देखो यहां से क्या करो आप, अब 1 है, केजी क्या होता है ग्राम में लिख दो, केजी को तो 1000 ग्राम होता है, ठीक है। उसी तरीके से मीटर क्या होता है, मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये बराबर हो जाएगा n2 के ग्राम सेंटीमीटर, इस तरीके से। आप देखो इधर से आप ग्राम को काट दो, सेंटीमीटर को काट दो, ये काट दो, ठीक है। तो यहां से ये 3 0 है और 2 0 है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 5, 10 का पावर 5 n2। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो है सीजीएस सिस्टम का जो कि n2 है वो 10 का पावर 5 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 1 न्यूटन, n क्या था, n1 क्या था 1, u1 क्या था न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा 10 का पावर 5, 10 का पावर 5। u2 क्या था, u2 ये था, और ये किसके बराबर होता है पता है, जीएम सीएम सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 2 है ना, इसको 1 डाइन बोलते हैं, डाइन बोलते हैं ना, बस ये नाम है, यूं सोच लो, ठीक है। जैसे इसको न्यूटन बोलते थे, है ना, उसी तरीके से ये जीएम सीएम और ये है ना सीजीएस टाइप में, सीजीएस में रहेगा तो इसको डाइन बोलते हैं, ठीक है। तो आ गया ये 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। तो ये आपने ये सीख लिया। अब क्या करो, आप क्वेश्चन नंबर 7 करो, ठीक है। इसमें सेम चीज है, आप क्या कर रहे थे पिछले में, फोर्स को कर रहे थे कन्वर्ट दूसरे यूनिट में। अब क्या कर रहे हैं आप, एनर्जी को करोगे, है ना। एनर्जी का एसआई यूनिट से आप जाओगे सीजीएस में, ठीक है। देखो क्या है, अब एनर्जी का आपको पता है, एनर्जी का क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, मैंने बताया था हाफ mv², याद करो, ml2t-2 होता है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, एनर्जी का, इस तरीके से हाफ mv² मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो, या फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से भी कर सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, ये भी एनर्जी ही होता है, ठीक है। तो फोर्स का mlt-2 होता है ना, और एक और l आ जाएगा, d क्या है डिस्टेंस, तो ml2t-2 हो जाएगा, ठीक है। इससे भी कर सकते हो। तो आप क्या करो, आप n1u1 = n2u2 लिखो, n1u1 = n2u2, ये तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। n1 क्या है 1, ठीक है 1। अब देखो जूल जो है ना, जूल एनर्जी का यूनिट होता है इस तरीके से, मतलब ये जूल जो है ना वो यही है, देखो m क्या है केजी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये SI यूनिट में हमने लिखा है ना, इसी को जूल बोलते हैं, यही जूल है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जैसे, ठीक है, ये चीज है।
N1 क्या है 1 और U1 क्या हो जाएगा, यूनिट लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर का माइनस में -2, ठीक है। N2 लिखेंगे N2, ठीक है। और U2 तो U2 CGS में लिखेंगे, सेम चीज mL2T-2 को CGS में लिख देंगे, ठीक है। तो M क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर और इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या करो आप ना, ये करो देखो 1 है, यहां पे मत लिखो 1 जी क्या है 1000 ग्राम, ठीक है। मीटर स्क्वायर क्या चीज मीटर, तो ये क्या होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसका क्या है मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। और ये इस तरीके से ये लिखा जाएगा इनटू सेकंड साइड सेम ऐसे ही लिख दो ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये। अब देखो क्या करो आप ना, ये यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं रेड से, देखो ग्राम है ना, इसे मैं काटता हूं, ग्राम ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर यहां से स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, s का पावर -2 ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये 100 स्क्वायर होकर 10 का पावर हो रहेगा, 10 का पावर इधर 3 है ना। तो n2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो n2 जो हो जाएगा वो 10 का पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप सिंपली या क्या लिख देना, यहां पर से आप लिख देना 1 n1 1 जूल n1 u1 शुड बी इक्वल टू n2 10 का पावर 7 है ना, और kg मीटर स्क्वायर और ये माइनस में था, ठीक है। तो ये चीज अब ये जो होता है ना, सॉरी u2 क्या होगा ग्राम में होगा, CGS में dm cm का स्क्वायर और s-2 यहाँ पे आएगा, और इसको हम लोग 1 अर्ज बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग 1 अर्ज बोलते हैं। ये सेम फैशन में जैसे डाइन हुआ था, है ना, फिर इधर kg मीटर स्क्वायर ये जो ये 1 न्यूटन हुआ था, है ना, इसी तरीके से जैसे जूल हुआ था उस तरीके से अर्ज को हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 जूल 10 का पावर 7 अर्ज होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इससे ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वैसे तो एप्लीकेशन जो ये यूनिट एंड डायमेंशन है इससे ज्यादातर क्वेश्चन तो है ना वो इसी पार्ट से आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से आ जाते हैं, ठीक है। वैसे डायमेंशनल फार्मूला से भी आते हैं, बट आप ना बहुत सारा फार्मूला अभी नहीं पढ़े हो ना, तो आप जब क्लास 12 जब कंप्लीट कर लोगे ना तो लोग फिर से एक बार आते हैं और उस समय जब मैक्सिमम फार्मूला जब कवर हो जाता है तो वहां पे डायमेंशनल फार्मूला वाला क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, बट डायमेंशनल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है वो यहीं से बन जाता है, ठीक है। तो आप देखो क्या करना है, डिराइव करना है रिलेशन किसके बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये तीसरा एप्लीकेशन है इसका। ये बात याद रखना कि ये जो है ना ये प्रोडक्ट टाइप में ही वैलिड होता है, ये अभी आपको समझ में आएगा, मैं अभी बताऊंगा तो ये बात अभी आपको समझ में आएगा। आप हम ना इसको क्वेश्चन से लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। आपको पता होगा वैसे तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मतलब m का पावर में 1 है और a का पावर में 1 है, ये आपको पता है। बट हम ना फोर्स को ना डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से हम निकालेंगे फोर्स का फॉर्मूला को, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ना ये फॉर्मूला हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फोर्स F एक्टिंग ऑन अ बॉडी, है ना, किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मास ऑफ द बॉडी पे और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी पे, ठीक है। तो यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स निकालना है, ठीक है। हम इसको कैसे लिख रहे हैं, देखिए फोर्स जो है फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। अब देखो चूंकि यहाँ पे m का पावर 1 है ना, बट मुझे तो पता नहीं था ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि डिपेंड कर रहा है तो मैंने लिख दिया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर x मैं लिख दे रहा हूँ, कि मुझे पता नहीं x क्या है, 1 है 2 है क्या है पता नहीं, माइनस में है ना, या है भी नहीं, वैसे तो दिया हुआ है तो है ना। तो ये चीज है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर x है, चूंकि अभी पता नहीं है बट मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि यार x बराबर 1 आना चाहिए तब तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से फोर्स का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। फिर फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, a का पावर y है, a का पावर y मतलब a का पावर में कुछ दूसरा पावर होगा, है ना। तो ये चीज हम कर रहे हैं। अब x बराबर y आ जाएगा और दोनों 1 आ जाएंगे तो ये चीज हम कर बोल देंगे कि हाँ फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन है, बट मुझे पता नहीं इसलिए मैं एक जनरल ले रहा हूँ कि x है पावर में और y है पावर में, ठीक है। तो मैं ना इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, फाइनली m का पावर x और a का पावर y इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाँ। बट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं इसे ऐसे क्यों नहीं लिख सकता हूँ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर x प्लस a का पावर y, है ना, प्लस में क्यों नहीं लिखता, यही इसका लिमिटेशन है।
यार ये ना प्रोडक्ट टाइप का ही फॉर्मूला को दे पाता है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि यार ये ना डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो ये ना हम ना डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, इसको लगा देंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट टाइप के लिए ही वैलिड होता है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट में लगाया, इसे ऐसे नहीं लिखा है, ठीक है। हमें सपना थोड़ी आया कि ऐसे होगा, बट इन्होंने बता दिया ये प्रोडक्ट टाइप का ही होगा, प्रोडक्ट टाइप में ही वैलिड होगा, तो हमने प्रोडक्ट टाइप में ही लगाया है, ठीक है। तो इससे काम आसान हो जाता है कि सिंपली प्रोडक्ट टाइप में हमने लगा देना है, पावर में एक्स और वाई लगा के, जिस भी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। अब देखो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, फोर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, इसे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, है ना, तो क्या होगा के एम का पावर एक्स और ए का पावर वाई लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब छोड़ो, मैं येलो ले रहा था वैसे तो। देखो अब क्या है कि ये जो के है ना, के है डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, क्या होता है, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक्स निकालना है और वाई निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा, देखो मैं डायमेंशन से निकालूंगा। मैं फोर्स का डायमेंशन लिख सकता हूं इधर, इस तरीके से मैं इसे कर दूंगा, है ना। के तो एक प्योर नंबर होगा, है ना, एक प्योर नंबर होगा। वैसे तो इसका एक लिमिटेशन है कि ये यहाँ पे जो होगा ना, ये इसको प्योर नंबर ही होना पड़ेगा। अगर ये ना ऐसा कांस्टेंट हो जिसका डायमेंशन होता हो, फिर ये फॉर्मूला फिर है ना, ये चीज डेराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिर वैलिड नहीं हो पाता है, फिर हम नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे के को एक डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होना पड़ेगा, है ना। के जो है ना वो मैंने लिखा डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा, ये डायमेंशनलेस मैंने लिखा है। याद रखना ऐसे भी कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं जिसका डायमेंशन होता है, ठीक है, बट यहाँ पे इसे डायमेंशनलेस ही होना है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है, ये मैं अगला लेक्चर में कवर करूंगा कि यहाँ पे डायमेंशनलेस ही जब होगा कांस्टेंट, तभी ये चीज जो है ना, ये हम लोग इस फॉर्म में हम लोग किसी भी मतलब रिलेशन डेराइव कर पाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला निकाल पाएंगे। तो ये डायमेंशनलेस ही होना पड़ेगा, ये मैं अगला लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है, लिमिटेशन में। अब देखो मैं डायमेंशन ऑफ एफ लिखूंगा, क्योंकि ये डायमेंशनलेस मैंने बोला, तो यहाँ पे इसका डायमेंशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एम का लिखूंगा और फिर मैं ए का लिखूंगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, ठीक है। और एम का क्या होगा, कैपिटल एम का पावर एक्स होगा, और ए क्या होता है, एल टी माइनस टू होता है ना, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब देखो क्या ना कि हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें से। देखो एम का पावर में क्या है, 1 है, एल का पावर में भी 1 है, ठीक है। अब यहाँ से आसानी से हम लोग एक्स और वाई निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, एम का पावर एक्स है, इधर एम का पावर 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 बराबर एक्स, है ना। पावर सिर्फ इक्वेट कर दी, एम का पावर में जो है इधर भी होना चाहिए, है ना। तो इधर 1 है तो इधर एक्स है, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसे मैं लिख सकता हूँ ना, एल का पावर में क्या है, इधर 1 है ना, तो 1 इज इक्वल टू, इधर एल का पावर में क्या है, ये क्या, ये फाइनली क्या लिखाएगा पता है, इस तरीके से लिखाएगा ये एम का पावर एक्स, एल का पावर वाई, टी का पावर माइनस 2y, ये है इस तरीके से। तो x बराबर 1 होगा, y बराबर क्या होगा, y बराबर भी 1 होगा, ठीक है। तो x बराबर 1, y बराबर 1 आ गया, यहाँ से भी निकाल सकते थे आप, माइनस 2 टी वाला का पावर इक्वेट करके, माइनस 2 बराबर माइनस 2y, तो माइनस 2 कट जाता, तो y बराबर 1 ही आता, ठीक है। तो x और y क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब ये जो चीज है ना, ये जो चीज, ये असल में इस तरीके से है, f बराबर k m का पावर 1 a का पावर 1, ठीक है। अब k बराबर m का पावर 1 a का पावर 1 आ गया। तो ये जो है ना, इसका एक और लिमिटेशन है कि ये जो है ना, डायमेंशनलेस एनालिसिस की मदद से हम लोग ना एग्जैक्ट फॉर्मूला या एग्जैक्ट रिलेशन नहीं निकाल पाते, क्योंकि k के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ये k का वैल्यू नहीं बता पाता। ये k का वैल्यू ना एक्सपेरिमेंट के मदद से निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट से निकलेगा ये k का वैल्यू, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि ये ना k का वैल्यू जो था ना 1 था, तो इसलिए फोर्स बराबर है ना m इंटू ए आ गया। तो हम लोग प्रूफ कर दिए ना, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है डायमेंशनलेस एनालिसिस की मदद से। तो ये चीज है, तो इसके कुछ लिमिटेशंस है, वो मैं
अगले लेक्चर में कवर करूंगा। बट आपको अगर कोई भी रिलेशन निकालने के लिए दिया हुआ है, 3-4 आपको वेरिएबल्स दे दिए हैं और उन्होंने बोला है कि आप रिलेशन बताओ, है ना, फॉर्मूला डिराइव करके बताओ, तो आप ना एटलीस्ट इस फॉर्म में आप लेके आ सकते हो और आपको इतना ही जरूरत पड़ता है, ठीक है, आप इतना बता पाओगे। कोई भी जो चीज आपने नहीं भी पढ़ा है बट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो आप कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप। सपोज कि टाइम पीरियड जो है ना ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, अब देखो आप सिंपल पेंडुलम क्या होता है वो मैं बताता हूँ थोड़ा। ये मान लो ये सीलिंग है ना, एक रस्सी है, इससे एक बॉब टंगा हुआ है, अब ये ऑसिलेट कर रहा है इधर, ठीक है, ये कभी इधर गया कभी इधर गया, इसका मीन पोजीशन है, ठीक है, ये ऑसिलेट कर रहा है। तो ये बॉब है मास m का, स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना वो l है, ये जो लेंथ है ना l, ये है l, स्ट्रिंग का लेंथ है, ठीक है, और ये इसका एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है t जो है ना, वो टाइम पीरियड होता है। अब देखो ये बोल रहा है कि टाइम पीरियड t है ना, सिंपल पेंडुलम, इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन लेंथ, मतलब ये बोल रहा है कि टाइम पीरियड जो है ना वो डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ पे, ठीक है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास पे, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है। आपको क्या एक्सप्रेशन बताना है टाइम पीरियड का डायमेंशन की मदद से, ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, तीनों को एक साथ, ठीक है, एल एम जी, ठीक है। अब क्या है कि मैं फिर से ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं और एक के दे देता हूं इस तरीके से। यहां पे मैंने पावर छोड़ दिया है यार, ये मुझे पता है ना, नहीं है ना, ये क्या है, जी का पावर एक्स, एम का पावर वाई, एल का पावर जेड, ठीक है, तो आप ये डाल देना, ठीक है, एक्स वाई और जेड, यहाँ भी एक्स वाई और जेड, क्योंकि हमें पता नहीं ना वो जी का पावर में क्या होगा, वही तो निकालना है, एक्स वाई जेड तो ही निकालना है, आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखो टाइम का अपना डायमेंशनल, अब इसको मैं इधर करता हूँ, ठीक है, ये यहीं पे करता हूँ, ये इसका डायमेंशन में लिखता हूँ, ठीक है, टाइम का, और फिर ये डायमेंशनलेस है मैंने बता दिया। अब इसका लिखो आप, एल का पावर एक्स, एम का पावर वाई और जी का पावर जेड, एक्स वाई जेड आपको निकालना है, डायमेंशन लिख लो सिंपली, ठीक है, मैं इसको इधर करता हूं। अब क्या टी को क्या लिखोगे आप, एम 0 एल टी का पावर 1, एम और एल में कोई पावर है नहीं तो 0 मैंने लगा दिया, मैं इसे इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, एल का पावर एक्स है ना, इनटू में एम का पावर वाई और जी का पावर जेड, सिंपली इक्वेट करते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर एल को आप ना कैपिटल एल कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं डायमेंशन लिख रहा हूं ना, इसको कैपिटल एम कर दो, ठीक है, और जी को क्या है एल टी माइनस 2 कर दो, जी एक्सेलरेशन है ना तो इसको एल टी माइनस 2 कर दो, ठीक है, इसे मैं फिर से लिखता हूं वैसे तो यहाँ पे एल का पावर एक्स इंटू एम का पावर वाई और एल टी माइनस 2 का पावर जेड। आ रही बात समझ में? अब इसे मैं इस तरीके से फिर से लिखता हूँ, एम एल टी का पावर 1 है, टी का पावर 1 है। अब सबको मैं एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है, एल का पावर एक्स है और इधर से एक जेड आ रहा है तो एक्स प्लस जेड आ जाएगा, एल का पावर एक्स उधर से जेड आएगा, ठीक है, और फिर एम का पावर क्या है, इधर एम का पावर वाई ही रहेगा और टी का पावर में सिंपली माइनस 2 जेड आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं अब येलो से लिखता हूं। अब क्या करो आप ना पावर इक्वेट कर दो, एम का पावर में जो चीज है उसको इक्वेट कर दो, तो देखो इधर एम का पावर में 0 है और इधर y है, तो y इज इक्वल टू 0 हो गया, y इज इक्वल टू 0 देख लो, एल का पावर में x प्लस जेड है, इधर 0 है, तो मैं लिख सकता हूं ना x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 यहां से, ठीक है, टी का पावर में इधर 1 है और इधर माइनस 2 जेड है, तो मैं लिख सकता हूं माइनस 2 जेड बराबर 1, ये जेड है, तो यहां से मैं क्या लिख लूंगा, जेड बराबर क्या आ गया
-1/2 है ना, और इसे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो x -1/2 बराबर z, तो x क्या आ गया 1/2 आ गया, तो x y z मिल गया 1/2, z बराबर -1/2 और y बराबर 0। तो देखो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, अब देखो t बराबर k, l का पावर 0 है, l का पावर x क्या है, l का पावर 1/2, m का पावर y, m का पावर y 0, ठीक है, और z का पावर -1, g का पावर -1/2, ये ठीक है। तो इसे आप इसे अगर फर्दर लिखोगे तो m का पावर क्या है यहाँ पे, m का पावर y, ये m का पावर 0 है ना यहाँ पे, तो ये तो 1 ही हो गया। तो ये टाइम पीरियड इस तरीके से लिखा जाता है कि ये, क्योंकि l का पावर 1/2 है तो रूट l हो जाएगा, और g में -1/2 है ना, -1/2 है ये, तो ये नीचे चला जाएगा, तो t बराबर k रूट ओवर l बाई जी। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल पाए टाइम पीरियड t है ना, l और g के बीच में, m का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, उसका पावर 0 आ गया था। तो ये टाइम पीरियड इस तरीके से डिपेंड कर रहा है l और g पे, बट k के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते अभी, ये एक्सपेरिमेंट से ही मिलेगा, और एक्सपेरिमेंट से इसे पाया गया था कि k 2 पाई होता है, ठीक है। अब आपको बताना एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि मोमेंटम, मास और वेलोसिटी है ना, कि कैन बी पुट अंडर फंडामेंटल सेट। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि क्या मोमेंटम, मास और वेलोसिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोल सकते हैं, या फंडामेंटल सेट है ना, इसे आप क्वांटिटी भी बोल दो, फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी हम तीनों को कंसिडर कर सकते हैं क्या, जैसे मास, लेंथ, टाइम वगैरह जो है ना फंडामेंटल होता है, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं क्या। तो देखो मोमेंटम जो होता है ना, वो ऑब्वियस ही बात है, मोमेंटम जो होता है वो होता है, इसको मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे मास को m से करते हैं ना, और वेलोसिटी को v से, उस तरीके से मोमेंटम को p से करते हैं, और फॉर्मूला होता है मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो देखो ना, मोमेंटम को हम ना मास इंटू वेलोसिटी के टर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये फंडामेंटल नहीं हो सकता, फिर फंडामेंटल, नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब हम अगर मास और वेलोसिटी के टर्म में लिख पा रहे हैं तो फिर p को हम नहीं बोल पाएंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि ये तो फिर डिराइव्ड हो गया ना, क्योंकि आप ना मोमेंटम को ना मास और वेलोसिटी के टर्म में लिख पा रहे हो, बट फंडामेंटल ये होता है कि हम ना उसको दूसरे क्वांटिटी के टर्म में नहीं लिख पाते हैं, तो इसलिए फंडामेंटल नहीं हो सकता। तो ये फंडामेंटल सेट नहीं बना सकता, मोमेंटम, मास और वेलोसिटी को हम तीनों को फंडामेंटल नहीं बोल सकते, है ना। तो ये चीज स्टेट ट्रू और फॉल्स, मोमेंट कैन बी पुट अंडर फंडामेंटल सेट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये मेरा जो है अगला लेक्चर आएगा, वो लेक्चर 4 होगा, उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, मैंने बताया था थ्रू आउट द लेक्चर, वैसे तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस सीखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यूनिट का करेंगे, और फिर ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना, और आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो। थैंक यू।